गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर हिंदी निबंध। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है, निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है, निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यशपाल। तो यशपाल जो है ये बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है, निबंध के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस मौज में किसकी कृति मानी जाती है? तो खालिस मौज में किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी सौंदर्य दृष्टि से संबंधित निबंध सुंदर का स्वप्न के लेखक का नाम क्या है? तो मार्क्सवादी सौंदर्य दृष्टि से संबंधित निबंध सुंदर का स्वप्न के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपूर्वानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभार किसकी कृति मानी जाती है? तो कभी कभार किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं अशोक वाजपेयी। स्मरामी, प्रतिनाद और किसे जगाऊं किसकी कृति मानी जाती है? तो स्मरामी, प्रतिदान और किसे जगाऊं किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं नरेंद्र कोहली। तो नरेंद्र कोहली जो है इन सभी निबंधों के लेखक माने जाते हैं। खास करके किसे जगाऊं, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसे जगाऊं निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं नरेंद्र कोहली। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी बात किसकी कृति मानी जाती है? तो अपनी बात किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहम, पीपल के बहाने, भारतीयता की पहचान, शेफाली झर रही है, गांव का मन किसकी कृति मानी जाती है? तो सोहम, पीपल के बहाने, भारतीयता की पहचान, शेफाली झर रही है और गांव का मन किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यानिवास मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की आंख किसकी कृति मानी जाती है? तो ईश्वर की आंख के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं उदय प्रकाश। तो उदय प्रकाश इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरे का दिया, आम आदमी की लालटेन किसकी कृति मानी जाती है? तो चौरे का दिया और आम आदमी की लालटेन किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विश्वनाथ प्रसाद। कथ अकथ कृति किसकी मानी जाती है? तो कथ अकथ कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं गिरिराज किशोर। तो गिरिराज किशोर जो है ये कथ अकथ कृति के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। समय के संवाद कृति किसकी मानी जाती है? तो समय से संवाद निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्णदत्त पालीवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, लगता है
बेकार गए हम, खुदा हाफिज कहने का मोड़ किसकी कृति मानी जाती है? लगता है बेकार गए हम, खुदा हाफिज कहने का मोड़ कृति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राही मासूम रजा। समग्र व्यंग एक, देश के शुभचिंतक। समग्र व्यंग दो, त्राही त्राही। समग्र व्यंग तीन, इश्क एक शहर का। समग्र व्यंग चार, राम लुभाया कहता है किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नरेंद्र कोहली। तो आप इन सभी के नाम नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनंदन व्यंग कृति किसकी मानी जाती है? तो अभिनंदन व्यंग कृति किसकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं नागार्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी अपनी बीमारी, तिरछी रेखाएं, ऐसा भी सोचा जाता है, रानी नागफनी की कहानी, और अंत में बेईमानी की परत, माटी कहे कुम्हार से। हास्य व्यंग कृति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। अपनी अपनी बीमारी, तिरछी रेखाएं, ऐसा भी सोचा जाता है, रानी नागफनी की कहानी, और अंत में बेईमानी की परत, माटी कहे कुम्हार से। हास्य व्यंग कृति किसकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिशंकर परसाई। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झड़ता नीम शाश्वत थीम में, और मैं और केवल मैं, हास्य व्यंग कृति किसकी मानी जाती है? तो झड़ता नीम शाश्वत थीम में और मैं और केवल मैं, हास्य व्यंग कृति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शरद जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र का गणित व्यंग कृति किसकी मानी जाती है? तो गणतंत्र का गणित और व्यंग कृति किसकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नरेंद्र कोहली। तो नरेंद्र कोहली इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचारात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो विचारात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका समास शैली। तो इसमें जो है समास शैली का प्रयोग किया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णनात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो वर्णनात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका व्यास। प्रथम स्वतंत्र निबंध के रूप में हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध किसे माना जाता है? तो प्रथम स्वतंत्र निबंध के रूप में हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध किसे माना जाता है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा भोज का सपना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध, प्रकीर्णिका निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध, प्रकीर्णिका निबंध संग्रह किसके माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला साहित्य और समीक्षा किसके निबंध संग्रह माने जाते हैं? तो
अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, और कला साहित्य और समीक्षा किसके निबंध संग्रह माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भागीरथ मिश्र। तो भगीरथ मिश्र इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने का कारण अर्थात निबंध संग्रह किसके माने जाते हैं? तो दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने का कारण और अर्थात निबंध संग्रह किसके माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रघुवीर सहाय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली निबंधों के भीतर से अवधि, बैसवाड़ा, ब्रज भाषा के माधुर्य की झलक किस युग के निबंधों में मिलती है? तो फिर से पढ़ते हैं। खड़ी बोली निबंधों के भीतर से अवधि, बैसवाड़ा, ब्रज भाषा के माधुर्य की झलक किस युग के निबंधों में मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु काल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञा पर नदी में खड़ा कवि शीर्षक व्यंग किसने लिखा? तो अज्ञा पर नदी में खड़ा कवि शीर्षक व्यंग किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शरद जोशी। तो शरद जोशी ने अज्ञा पर नदी में खड़ा कवि शीर्षक व्यंग लिखा था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस देश को यारों क्या कहना किसकी व्यंग कृति मानी जाती है? तो उस देश का यारों क्या कहना किसकी व्यंग कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मनोहर श्याम जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा भीड़ के खतरे और पाखंड का आध्यात्म किसकी कृति मानी जाती है? तो आवारा भीड़ के खतरे और पाखंड का अध्यात्म किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिशंकर परसाई। तो आवारा भीड़ के खतरे और पाखंड का अध्यात्म इसके लेखक माने जाते हैं हरिशंकर परसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों भारत मत छोड़ो किसकी व्यंग कृति मानी जाती है? तो अंग्रेजों भारत मत छोड़ो किसकी व्यंग कृति मानी जाती है? तो इसके लेखक माने जाते हैं अक्षय जैन। जगत तपोवन सो कियो निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो जगत तपोवन सो कियो निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विवेकी राय। तो विवेकी राय इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोर का आवाहन निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो भोर का आवाहन निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यानिवास मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1886 में श्रीनिवास दास के द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह के द्वारा रचित बंग विजेता की आलोचना आनंद कादम्बिनी पत्रिका में किसने किया था? तो 1886 में श्रीनिवास दास के द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर और गदाधर भट्ट के द्वारा रचित बंग विजेता की आलोचना आनंद कादम्बिनी पत्रिका में किसने किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1886 में श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना हिंदी प्रदीप में किसने की थी? तो 1886 में श्रीनिवास दास के द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर की आलोचना हिंदी प्रदीप
में किसने की थी, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल कृष्ण भट्ट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार मंजूषा जो प्रकाशित हुई थी 1916 में, 1916, किसकी कृति मानी जाती है? तो अलंकार मंजूषा किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं लाला भगवान दास। तो लाला भगवान देन जो हैं ये अलंकार मंजूषा कृति के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस कलश किसकी कृति मानी जाती है? तो रस कलश किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जो है ये रस कलश कृति के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसज्ञ रंजन किसकी कृति मानी जाती है? तो रसज्ञ रंजन किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यालोचन किसकी कृति मानी जाती है? तो साहित्यालोचन किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं श्याम सुंदर दास। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचनादर्श नाम से किसने किया था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचनादर्श के नाम से किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिसन के एसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किसने किया था? तो एडिसन के एसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन के एसे ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ कब से होता है? तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ कब से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1907 में पदम सिंह शर्मा के द्वारा सरस्वती में प्रकाशित बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना के द्वारा। तो 1907 में पदम सिंह शर्मा के द्वारा सरस्वती में प्रकाशित बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना के द्वारा हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुआ था, जिसमें हिंदी के प्रमुख 9 कवि थे? तो फिर से पढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुआ था, जिसमें हिंदी के प्रमुख 9 कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1910, 1910। और इसके अंतर्गत जो 9 कवि आते हैं उनके नाम हैं सूरदास, तुलसीदास, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र। तो सूर, तुलसीदास, देव, बिहारी, केशव, भूषण,
सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र, ये सभी जो हैं ये हिंदी नवरत्न के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव और को बिहारी से बड़ा कवि बताया है? तो किसने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण बिहारी मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा बताया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने बिहारी और देव ग्रंथ लिखकर बिहारी को देव से बड़ा बताया है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किसने जो है बिहारी और देव ग्रंथ लिखकर बिहारी को देव से बड़ा बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लाला भगवान दीन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक कौन हैं? तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक कौन हैं, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं पदम सिंह शर्मा, फिर मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। तो सबसे पहले पदम सिंह शर्मा, फिर मिश्र बंधु जिसके अंतर्गत आते हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास वस्तुतः किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी में शोध और अनुसंधान परक समीक्षा का विकास वस्तुतः किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागरी प्रचारिणी पत्रिका, और इसका समय माना जाता है 1897। तो यहां से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1902 में जयपुर से समालोचक पत्र किसने निकाला था? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 1902 में जयपुर से समालोचक पत्र किसने निकाला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1902 में जयपुर से समालोचक पत्र निकाला था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोध और अनुसंधान परक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। शोध और अनुसंधान परक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे पहले आते हैं श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुधाकर द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सबसे पहले श्याम सुंदर दास, फिर राधा कृष्ण दास, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर सुधाकर द्विवेदी और अंत में चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नामक टीका किसने लिखा? तो बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नामक टीका किसने लिखा था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने किया है? तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किया है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठालोचन और पाठानुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन हैं? तो पाठालोचन और पाठानुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति का नाम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं श्याम सुंदर दास, फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, फिर पंडित उमाशंकर शुक्ल और फिर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। तो सबसे पहले आते हैं श्याम सुंदर दास, फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, फिर पंडित उमाशंकर शुक्ल और फिर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बंगला नाटक का उदित नारायणकृत हिंदी अनुवाद की आलोचना किसने किया था? तो हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बंगला नाटक का उदित नारायण कृत हिंदी अनुवाद की आलोचना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझाना चाहिए, स्वतंत्र आलोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक कृतियों पर यह टिप्पणी किसने की है? तो फिर से पढ़ते हैं। इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक कृतियों पर यह टिप्पणी किसने की है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है 1930 में समालोचना समुच्चय शीर्षक से अपनी समालोचनाओं का संकलन किसने प्रकाशित कराया? तो 1930 में समालोचना समुच्चय शीर्षक से अपनी समालोचनाओं का संकलन किसने प्रकाशित करवाया? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव दास के रामचंद्रिका की टीका किसने लिखी है? तो केशव दास के रामचंद्रिका की टीका लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लाला भगवान दिन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कर्तव्य और कवि और कविता किसका निबंध माना जाता है? तो कवि कर्तव्य और कवि और कविता किसका निबंध माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था में अध्यक्ष पद
से बोलते हुए किसने कहा था, वह अर्थात साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो फिर से पढ़ते हैं। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए किसने कहा था, वह अर्थात साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्रु श्वास ज्वर ज्वाला नीरव रुदन नृत्य देख अपनी ही तंत्री तार के बजाते हैं। छायावादी कवियों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे, पंक्ति किसकी मानी जाती है। इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे, तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूं ही जब रूप मिले बाहर के भीतर की भावना से जानो तब कविता का सत्य पल, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, तो फिर से पढ़ते हैं। यूं ही जब रूप मिले बाहर के भीतर की भावना से जानो तब कविता का सत्य पल, तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उनकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है, तो फिर से पढ़ते हैं। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। ध्वन्यात्मकता लाक्षणिकता सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमय होती है। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, तो फिर से पढ़ते हैं। ध्वन्यात्मकता लाक्षणिकता सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमय होती है। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो प्रसाद इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्व दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अज्ञात की लालसा कोई भाव ही नहीं है। यह केवल ज्ञान की लालसा है, जो भाषा को छिपाने वाली वृत्ति के सहारे अज्ञात की लालसा कही जाती है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है, तो तत्व दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अज्ञात की लालसा कोई भाव ही नहीं है। यह केवल ज्ञान की लालसा है, जो भाषा को छिपाने वाली वृत्ति के सहारे अज्ञात की लालसा कही जाती है।
तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। किस आलोचक ने अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया है? तो किस आलोचक ने अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से किस आलोचक ने छायावाद रहस्यवाद के विरोध में एक कविता लिखी? तो पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से किस आलोचक ने छायावाद रहस्यवाद के विरोध में एक कविता लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था, यह कथन किसका माना जाता है? तो मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी? तो किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। तो महादेवी के काव्य के संदर्भ में ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, ये नहीं कहा जा सकता। तो महादेवी के काव्य के संदर्भ में ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ही प्रोफेसर और डॉक्टर मजदूरों और किसानों का राज्य चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा है पर अभी इसमें वास्तविकता कम है। तो प्रगतिवादियों के संदर्भ में ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। यही प्रोफेसर और डॉक्टर मजदूरों और किसानों का राज्य चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा है पर अभी इसमें वास्तविकता कम है। तो प्रगतिवादियों के संदर्भ में ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किसने किया है? तो न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने रीति कवियों को भावुक, सहृदय और निपुण कवि, बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधायिनी, कल्पना का श्रेष्ठा तथा घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और जम्बादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार ये कथन परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। किस आलोचक ने छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया है? तो किस आलोचक ने छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहला है रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने रस दशा को हृदय की मुक्तावस्था कहा है? तो किस आलोचक ने रस दशा को हृदय की मुक्तावस्था कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन है? तो प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन है? तो सबसे पहले आते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और शांति प्रिय द्विवेदी। तो प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक माने जाते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और शांति प्रिय द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख आलोचक कौन है? तो मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख आलोचक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इलाचंद जोशी, अज्ञ देवराज उपाध्याय और डॉक्टर देवराज। तो इलाचंद जोशी, अज्ञ देवराज उपाध्याय और डॉक्टर देवराज जो हैं ये मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन हैं? तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे पहले आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये तीन जो हैं ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख कवि या व्यक्ति माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में साहित्य संबंधी विषयों पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसे ने लिखा है? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
पीताम्बर दत्त बड़थवाल, और ये इन्होंने लिखा था 1934 में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? तो सबसे पहले आते हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, डॉक्टर राम विलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नैमी चंद्र जैन, अमृत राय, रांगे राघव, नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, नंद किशोर नवल, शंभुनाथ और विशंभरनाथ उपाध्याय। तो ये जो हैं कुछ प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक माने जाते हैं, तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर राम विलास शर्मा, मुक्तिबोध, रांगे राघव ये किस वाद के लेखक माने जाते हैं या समीक्षक माने जाते हैं? तो ये जो है मार्क्सवादी समीक्षक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके डॉक्टर राम विलास शर्मा, इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है कि ये किस वाद के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञ वागर्थ का वैभव किसकी कृति मानी जाती है? तो अज्ञ वागर्थ का वैभव किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रमेश चंद्र शाह। तो रमेश चंद्र शाह इसके लेखक माने जाते हैं, रमेश चंद्र शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद के कितने खंड हैं? तो मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद के कितने खंड हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3 खंड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित शिवसिंह सरोज का प्रथम एवं द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो शिवसिंह सेंगर के द्वारा रचित शिवसिंह सरोज का प्रथम और द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था, पहला हुआ था 1878 में और दूसरा हुआ था 1883 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काव्य में रहस्यवाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और यह प्रकाशित हुई थी 1929 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पदम सिंह शर्मा। मिश्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया? तो मिश्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी नवरत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो यह कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल कृष्ण भट्ट। काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी कृति मानी जाती है? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं लक्ष्मी
नारायण सुधांशु। आलोचनादर्श किसकी कृति मानी जाती है? तो आलोचनादर्श किसकी कृति मानी जाती है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। साहित्य समालोचना किसकी कृति मानी जाती है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। साहित्य समालोचना किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। व्यंग्यार्थ मंजूषा किसकी कृति मानी जाती है? तो व्यंग्यार्थ मंजूषा किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं लाला भगवान दिन। नाट्य कला मीमांसा के रचनाकार का नाम क्या है? तो नाट्य कला मीमांसा किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सेठ गोविंद दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखने वाले सबसे पहले छायावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखने वाले सबसे पहले छायावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने लिखा था पल्लव, जो प्रकाशित हुआ था 1927 में, और वीणा, जो प्रकाशित हुआ था 1929 में, की भूमिका। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रसाद के आलोचनादर्श, प्रसाद के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह का नाम क्या है? तो प्रसाद के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काव्य और कला तथा अन्य निबंध, और यह प्रकाशित हुआ था 1939 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की पहली आलोचनात्मक कृति कौन सी मानी जाती है? तो डॉक्टर नगेंद्र की पहली आलोचनात्मक कृति कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत, और यह प्रकाशित हुई थी 1938 में। तो यहां से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र मूलतः किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र मूलतः किस प्रकार के आलोचक माने जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रसवादी आलोचक। पूर्व से पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रों का हिंदी अनुवाद कराने में सबसे अधिक योगदान किस आलोचक का माना जाता है? तो पूर्व से पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रों का हिंदी अनुवाद कराने में सबसे अधिक योगदान किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रथम हस्ताक्षर कौन है? तो हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रथम हस्ताक्षर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिवदान सिंह चौहान। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने हिंदी निबंध और हिंदी आलोचना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी जो प्रश्न उत्तर हैं जो हिंदी गद्य विधा के अंतर्गत आते हैं उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद और भी जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की भी चर्चा करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हिंदी ग्रामर के भी क्लास कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमने इससे पहले कई क्लासेस किए हैं जिसमें पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे
लोकोक्तियों की चर्चा की है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे भी हिंदी ग्रामर के क्लास कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।